आइए, आपका श्रेयस क्लासेस की ओर से इस सेशन में स्वागत है। और आज बात शुरू करने जा रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल। आप जानते हैं कंपनी क्या होती है। कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स which is created by law, and this is divided in two main categories, that is the private company and public company. अब ये भी जानते हैं कि कंपनी अपनी पूंजी को इकट्ठा करती है, कलेक्ट करती है इन फॉर्म ऑफ शेयर्स, अंशों के रूप में इकट्ठा करती है। Now what is shares? Shares means a small unit of the amount collected as capital, कि एक वो न्यूनतम अंश या न्यूनतम हिस्सा हो सकता है पूंजी का जो साधारण व्यक्ति से इकट्ठा किया जाएगा। उसकी एक कोई निश्चित राशि कर दी जाती है, 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, जो भी कंपनी डिसाइड करे, तो वो अंश, एक अंश उतने मूल्य का होगा। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय जनरल पब्लिक इन द कंपनी, उसे हम शेयर कहते हैं, अंश हो गया। जब अंशों के द्वारा कंपनी अपना पैसा इकट्ठा करती है तो ध्यान रहे उसमें कुछ नियम होते हैं जिनकी पालना करनी होती है। नंबर 1, पब्लिक कंपनी के संबंध में बात हो रही है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी शेयर्स के थ्रू पैसा इकट्ठा कर नहीं सकती है, जनरल पब्लिक से पैसा नहीं ले सकती। तो जनरल पब्लिक से जो पैसा लेगी वो पब्लिक कंपनी ही होगी। इससे शेयर कैपिटल की जो बातें होंगी यहाँ पर वो केवल पब्लिक कंपनी के रेफरेंस में ही होंगी। ओके, ध्यान रहे इस चीज़ का। तो हम बात कर रहे हैं इसकी, और वो ये है कि सेबी, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, आपने नाम सुना होगा, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो शेयर कैपिटल के मैनेजमेंट को रेगुलेट करती है, कंट्रोल करती है, वो संस्था भारत सरकार के अधीन काम करती है, उसका नाम है सेबी, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी की इंस्ट्रक्शन है कि जितनी इशूड कैपिटल हो, इशूड कैपिटल ध्यान रहे, ये क्या होगा ये भी बताते हैं अभी आपको। इशूड कैपिटल जितनी हो उसका 60% से कम राशि आप न्यूनतम अभिदान के रूप में नहीं रख सकते। मिनिमम सब्सक्रिप्शन, ये क्या होता है ये भी बात करेंगे अभी आपसे। ये दूसरा नियम ये है कि क्लोजिंग की डेट से 60 डेज में ये अमाउंट कलेक्ट हो जाना चाहिए। ये 2 नियम ध्यान रखने हैं, तब सुन लीजिएगा। सेबी के बारे में बता दिया आपको। स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक स्वायत्त ऑटोनोमस बॉडी है भारत सरकार की, जो शेयर के कैपिटल की मैनेजमेंट को पूरे इंडिया में कंट्रोल करने का, रेगुलेट करने का काम करती है। ओके, इशूड कैपिटल, कंपनी की अलग अलग प्रकार की पूंजी होती है, अभी उस पर भी जिक्र करेंगे। फिलहाल इशूड कैपिटल की बात कर रहे हैं। जो कुल कैपिटल कंपनी की है वो सारी की सारी एक साथ इकट्ठी नहीं की जाती है, जैसे जैसे ज़रूरत होती है कंपनी के वैसे पैसा मांगा जाता है, इकट्ठा किया जाता है। तो जितनी राशि हमें अभी चाहिए वो कैपिटल के रूप में शेयर्स के लिए इशू की जाती है, बाजार में निर्गमित कर दी जाती है, लोगों से कहा जाता है पैसा इतना दे दो, उसी को हम इशूड कैपिटल कहेंगे। बात क्लियर होगी। इशूड कैपिटल का मिनिमम 60% ऐसा होना चाहिए जो कम से कम आपको इकट्ठा करना है। जैसे मान लीजिएगा कि कंपनी की टोटल कैपिटल है 10 लाख रुपए, माना टोटल कैपिटल 10 लाख रुपए है। कंपनी कहती है अभी मुझे केवल 1 लाख की आवश्यकता है, तो 1 लाख रुपए की पूंजी के शेयर्स बाजार में इशू किए। तो जब ये इशू किए तो ये कहलाएगी हमारी इशूड कैपिटल।
10 लाख में से अभी 1 लाख की जरूरत है, 1 लाख के शेयर इशू कर दिए, तो 1 लाख के शेयर इशू कर दिए हैं, तो अभी जो पैसा आप मांगेंगे वो इसका 60%, 60,000 रुपये, इससे कम नहीं हो सकता। ये ध्यान रहे, इतना पैसा लेना ही पड़ेगा, मांगना ही पड़ेगा आपको इशूड कैपिटल का। क्यों? क्योंकि वो इशूड कैपिटल भी किस्तों में वसूल की जाती है। अभी आप देखेंगे एप्लीकेशन पे कुछ पैसा मांगा, अलॉटमेंट पे कुछ पैसा मांगा, फर्स्ट कॉल पे कुछ पैसा मांगा, सेकंड कॉल पे कुछ पैसा मांगा, इस तरह से। तो जो मिनिमम पैसा आप मांगेंगे उसी को हम मिनिमम सब्सक्रिप्शन, न्यूनतम अभिदान हिंदी में कहेंगे, और वो 60% से कम नहीं हो सकता। इशूड कैपिटल के 60%, ध्यान रखिए, इशूड कैपिटल 60% होगा। और ये जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन है 60,000 रुपये, जैसे हमने यहाँ पर माना, ये जिस तिथि को, जिस डेट को आपने कहा कि भाई इस तारीख तक पेमेंट कर दीजिएगा, जो अंतिम तिथि दी है उस तिथि के 60 दिन के अंदर ये पैसा आ जाना चाहिए। ये नियम की बातें, थ्योरी की बातें, प्रैक्टिकल में इनका कोई विशेष उपयोग होता नहीं है, परंतु जो खास खास बातें उन पर बात कर लेनी चाहिए, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। अब आइए देखिएगा, कैपिटल अलग अलग प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? शेयर कैपिटल होती है पब्लिक कंपनी की, ये शेयर्स होते हैं, ये शेयर कैपिटल होती है। कौन कौन सी होती है? सबसे पहले ऑथराइज्ड, अधिकृत पूंजी। कंपनी अपने जीवन काल में जितने पैसे की आवश्यकता है उसका अनुमान लगा के बता देगी कि मुझे अधिकतम इतने पैसे की जरूरत होगी। जैसे मान लीजिएगा कि कंपनी ने, एक्स कंपनी, उसने कहा कि मुझे 10 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी, तो 10 करोड़ रुपए इसकी ऑथराइज कैपिटल हो गई। अब जब ऑथराइज कैपिटल 10 करोड़ की होगी तो कंपनी के जीवन काल में कभी भी ये कंपनी 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा पूंजी अपने पास नहीं रख सकती, नहीं ला सकती है, इकट्ठा नहीं कर सकती है। हाँ, यदि आवश्यकता पड़ती है, कंपनी को विस्तार करना है, उसको 10 करोड़ से ज़्यादा की जरूरत पड़ती है, तो कंपनी के एनुअल जनरल मीटिंग में प्रस्ताव पारित करना पड़ता है, कंपनी के नियम में संशोधन करना पड़ता है, संशोधन करने के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लिखना पड़ता है। गवर्नमेंट का एक रजिस्ट्रार ऑफिस होता है जिस काम को करता है, वो इसको अनुमति देख करके कि हाँ इसको आवश्यकता है, होना चाहिए, वो अनुमति देगा तो फिर आप कर सकते हैं, अन्यथा सामान्य रूप से इसको नहीं बढ़ा सकते। ये मैक्सिमम लिमिट है कंपनी की जो उसके पास पूंजी हो सकती है, और ये डिसाइड करना कंपनी का काम होगा। कंपनी के जीवन काल में इससे अधिक पूंजी नहीं हो सकती। दिस इज द मैक्सिमम लिमिट, ध्यान रहे। ये मैक्सिमम लिमिट होगी कंपनी की पूंजी के, इसके जीवन काल में इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। अब जैसे मैंने पहले बताया था कि कंपनी ने 10 करोड़ रुपए की पूंजी के बारे में सोच लिया है, पर 10 करोड़ रुपए की पूंजी की आवश्यकता एट ए टाइम एक साथ तो होगी नहीं। कंपनी ज़मीन खरीदेगी, उस पर फैक्ट्री का कंस्ट्रक्शन करवाएगी, उसके बाद कर्मचारियों की भर्ती करेगी, फिर उस रॉ मटेरियल इकट्ठा करेगी, फिर प्रोडक्शन का काम शुरू होगा। इट टेक्स टाइम। ये तो नहीं कि रातों रात हो जाएगा, एक दिन में, 2 दिन में, 1 महीने, 2 महीने में हो जाएगा। इसीलिए कंपनी क्या करती है कि जैसे जैसे उसको आवश्यकता होती है पैसे को उसी रूप में इकट्ठा करती है। मान लीजिए 1 करोड़ पूंजी है, 10 करोड़, और वो है 1 लाख शेयर्स पर, और हर शेयर का मूल्य 100 रुपये है मान लीजिए, तो ये 1 करोड़ रुपये इकट्ठा हो जाएगा। 1 लाख शेयर्स हैं कंपनी के पास, एक शेयर 100 रुपये का, तो 1 लाख को 100 से गुणा कर दें तो 10 करोड़ रुपये का पैसा आ जाएगा कंपनी के पास। अब अभी कंपनी ने सोचा कि 1 लाख शेयर का पैसा है, मैं एक साथ नहीं लूँ, और उसमें से सोचते कि 1 लाख में से अभी 50,000 शेयर्स में इशू कर दूँ। 50,000 शेयर्स इशू हो गए, ठीक है।
तो ये शेयर्स इशू हो गए तो ये इशूड कैपिटल हो गई। बाकी 50,000 ये इसको इस तरह से मान लें, 50 की 70 कर दें, 70,000 इशूड कैपिटल होगी। तो बाकी का 100 माइनस 70 बराबर 50,000 जो है 30,000 वो अनइश्यूड हो गई, ये अनइश्यूड कैपिटल हो गई। एक लाख शेयर से 70,000 इशू कर दिए, इशूड कैपिटल होगी। बाकी के 1 लाख माइनस 70 तो 30,000 शेयर्स बच गए, वो अनइशूड हो गए। अब ये इशूड कैपिटल है ये वाली, तो इसका पैसा भी एक साथ नहीं मांगा जाएगा। मान लीजिए कंपनी ने डिसाइड किया 100 रुपए का शेयर है तो 20 रुपए मांगेंगे हम एप्लीकेशन पर, ठीक है, 40 रुपए मांगेंगे अलॉटमेंट पर, 30 रुपए मांगेंगे फर्स्ट कॉल पर, और 20 3 7 2 और 10 रुपए मांगेंगे सेकंड कॉल पर। मान लीजिए एप्लीकेशन जब वो अप्लाई करेगा, जनता का आदमी, कोई भी साधारण आदमी अप्लाई करेगा तो 20 रुपए भेजेगा उसके साथ, तो एप्लीकेशन मनी होगी। कंपनी के पास एप्लीकेशन मनी पहुंचेगी तो फिर कंपनी को जरूरत होगी तो उन शेयर्स का आवंटन करेगी, इशू कर देगी। शेयर्स को इशू करने को ही आवंटन कहते हैं। शेयर इशू करेगी और इशू करेगी, भाई जिनके पास शेयर आ जाए वो 40 रुपये भेज दे, 40 रुपये तब लेगी। फिर उसके बाद 2 महीने 3 महीने 4 महीने बाद जरूरत पड़ती है, फिर वो फर्स्ट कॉल मांगती है पैसा, और तो एक पहली किस्त 30 रुपए की, फिर अंतिम किस्त मांगती है 10 रुपए की। तो जितनी भी शेयर की राशि 100 रुपए का शेयर है एक, तो उसको पूरी राशि एक साथ की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे जैसे आवश्यकता होती है अपने अनुमान पर वो निर्धारित कर लेते हैं कि कितना पैसा कब कब चाहिए, 2 महीने बाद कितना पैसा चाहिए, 5 महीने बाद कितना, 6 महीने बाद कितना चाहिए, वो पैसा उसी हिसाब से मांगती रहती जनरल पब्लिक से। ये विभिन्न किस्तों में मांगा जाता है और इसको ये नाम दिए जाते हैं। एप्लीकेशन के साथ में मांगा गया पैसा एप्लीकेशन मनी, अंशों को बांटते हैं जिसको अलॉटमेंट कहते हैं, वितरण करना कहते हैं। उस समय जो पैसा मांगता है वो अलॉटमेंट मनी। उसके बाद जो अलग किस्तें आती हैं उनको पहली किस्त को फर्स्ट कॉल, दूसरी किस्त को सेकंड कॉल, थर्ड हो तो थर्ड कॉल, फोर्थ फिफ्थ जितना भी नाम देना चाहे वो दे सकते हैं। तो इस प्रकार से इस पैसे को डिफरेंट किस्तों में, इंस्टॉलमेंट्स में मांगा जाता है कंपनी को अपनी आवश्यकता के अनुसार। इज दैट क्लियर? ये कहलाती है इशूड कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल। एक और टर्म होती है इसमें जो आपके काम आएगी और वो होगी कॉल्स इन एरियर्स और कॉल्स इन एडवांस। देखिएगा क्या होता है। दूसरा कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एरियर्स, जनता से आपने पैसा मांगा, कुछ लोगों ने दिया समय पर, कुछ लोगों ने नहीं दिया। मान लीजिएगा हमने कहा कि भाई एक शेयर पर 40 रुपये अलॉटमेंट मनी मांग रहे हैं आज, ठीक है, और कहा कि भाई 10 अगस्त तक का पेमेंट कर दो इसको, 10/8/2020 तक का पेमेंट। 1000 शेयर्स थे बाजार में, हमने इशू कर रखे थे, तो 40 रुपये प्रति अंश की दर से कुल 40,000 रुपये 10 अगस्त तक आ जाने चाहिए। उसमें से जो था 900 अंशधारियों ने 40 रुपये की दर से 36,000 का पेमेंट तो कर दिया, बाकी 100 अंशधारियों ने पेमेंट नहीं किया 10 अगस्त तक। तो जो पेमेंट नहीं हुआ वही कॉल्स इन एरियर्स कहलाएगा, उसे कॉल्स इन एरियर्स कहेंगे। क्लियर हो गया बात? कुछ अंशधारी ऐसे होते हैं जो कि जब पैसा मांगा 100 रुपये मांगे, उन्होंने 200 रुपये भेज दिए, मतलब आगे वाली जो किस्त थी उसका पैसा भी एडवांस में भेज दिया, वो कहलाता कॉल्स इन एडवांस। बात क्लियर हो गई? अब इसका अकाउंटिंग एस्पेक्ट समझ लीजिएगा क्योंकि चीजें बार बार काम आएंगी। कॉल्स इन एरियर्स जो है ये एक प्रकार का हमारा डेटर्स है
और डेटर्स होने की वजह से ये असेट्स में लिखा जाएगा बैलेंस शीट में, ध्यान रहे। और कॉल्स इन एडवांस एक प्रकार के हमारे क्रेडिटर हैं और ये लायबिलिटी साइड में लिखे जाएंगे बैलेंस शीट, ध्यान रहे इस चीज का। ये देनदारी है, ये लेनदारी है, दोनों में अंतर है इस बात का, ठीक है। इनका बैलेंस हमेशा क्रेडिट होगा, इसका बैलेंस हमेशा डेबिट होगा। ये असेट्स में जाएंगे कॉल्स इन एरियस और कॉल्स इन एडवांस लायबिलिटी साइड में जाएंगे। एक प्रकार का हमारा दायित्व है जिसको कि हमें भुगतान करना है। इन बातों के साथ ही हमें एक क्वेश्चन को टेकअप करना था जिसके अंदर हाँ एक बात और रह गई, शेयर्स जो इश्यू होते हैं, शेयर्स इश्यू वो दो प्रकार से हो सकते हैं, तीन प्रकार से बल्कि। फर्स्ट एट पार सम मूल्य पर, दूसरा एट प्रीमियम प्रीमियम पर, और चौथा एट डिस्काउंट पर। तीन प्रकार से शेयर इश्यू होते हैं। सुन लीजिए, ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार काम आएंगी, ध्यान रहे। जितने रुपए का शेयर है उसके ऊपर लिखा होता है अंकित मूल्य, जिसको हम कहते हैं लिस्टेड प्राइस या प्रिंटेड प्राइस, उस पर लिखी होती है। जो 100 रुपए का नोटिस पर 100 रुपए लिखे होते हैं तो उसकी प्रिंटेड प्राइस है। तो उसी प्रकार से शेयर पर प्राइस प्रिंट होती है। तो जो प्रिंटेड प्राइस है, जितने रुपए का वो शेयर लिखा हुआ है, उतने ही मूल्य पर यदि वो इश्यू किया जाता है, जनरल पब्लिक को दिया जाता है, तो वो कहलाता एट बार सम मूल्य पर 100 रुपए के शेयर पर 100 रुपए प्राप्त करेंगे। यदि शेयर की जो प्रिंटेड प्राइस है उससे अधिक पैसा वसूल किया जाता है तो इश्यूड एट प्रीमियम कहलाएगा, प्रीमियम पर अंश इशू किया गया है। और तीसरी स्थिति वो इनसे अलग, जितने की प्रिंटेड प्राइस है शेयर्स की, जो उसका अंकित मूल्य है, उससे कम मूल्य पर यदि बाजार में इशू किया जाता है तो इशूड एट डिस्काउंट कहलाता है। क्लियर होगी? ध्यान रहे, एट पार पर कोई मीनिंग नहीं है। प्रीमियम एक प्रकार का ये प्रॉफिट है, और प्रॉफिट भी कौन सा है? कैपिटल नेचर का। क्या होता बताते हैं अभी। इसलिए इसका बैलेंस क्रेडिट होगा और ये लायबिलिटीज में जाएगा। एट डिस्काउंट एक प्रकार की हानि है और ये डेबिट बैलेंस होता है इसका, और अंत में ये असेट्स में लिखी जाएगी। देखिए अंतर, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। खासतौर से प्रीमियम का क्वेश्चन जब भी आएंगे 90% केस में प्रीमियम की बात करेगा वो, ध्यान रहे इस चीज का। इसलिए अभी से समझ लीजिएगा इन चीजों को, आगे चलकर बहुत परेशानी पैदा कर सकती है ये बात। ओके, तो शेयर से इश्यूड जो होंगे तीन प्रकार से हो सकते हैं, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। प्रीमियम एक प्रकार का लाभ है और लाभ होने की वजह से इसका बैलेंस क्रेडिट होगा और ये लायबिलिटी साइड में लिखा जाएगा अंत में। इसके विपरीत एट डिस्काउंट ये एक प्रकार की हानि है, इसलिए इसका डेबिट बैलेंस होगा और अंत में ये असेट साइड में लिखा जाएगा। प्रीमियम की बात पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये लिखा गया है ये एक प्रकार का प्रॉफिट है, ओके मान लिया, परंतु कैपिटल नेचर का है, पूंजीगत प्रकृति का। पूंजीगत प्रकृति का मतलब ये हुआ इससे प्राप्त राशि का उपयोग लाभ बांटने में नहीं हो सकता। यदि किसी प्रकार की पूंजीगत हानि हो, उसी को पूरा करने के लिए, उसी को राइट ऑफ करने के लिए, उसी को एडजस्ट करने के लिए इसका उपयोग हो सकता है। इन बातों के साथ हम नेक्स्ट सेशन में एक क्वेश्चन को लेंगे और इन सारी बातों को फिर एक लेंथ और डिस्कस करेंगे। जो क्वेश्चन होगा सामने तो समझने में थोड़ी आसानी अधिक होगी। अभी हो सकता है कि कुछ एक बातें ऐसी हुई हों जो पूरी तरह समझ में नहीं आई हों, तो जब अब एग्जाम्पल आपके सामने होगा तब सारी बातें, सारी पिक्चर अच्छी तरह क्लियर होगी। तो हम नेक्स्ट सेशन में एक क्वेश्चन के साथ बात करेंगे। मैं समझता हूँ ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी, और यदि ऐसा है तो प्लीज़ लाइक करें
और सब्सक्राइब करें, और कोई क्वेरी हो तो कमेंट करना न भूलें। थैंक यू।